हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास जीएस क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज जिले की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम विदिशा जिले के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विदिशा जिले का मैप। विदिशा जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। जिले का मुख्यालय विदिशा ही है। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, यदि हम भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की बात करें तो जिसमें विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, राजगढ़ 5 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। यदि हम बात करें विदिशा जिले की सीमा किन किन जिलों से स्पर्श करती है तो उत्तर में अशोकनगर, दक्षिण में रायसेन, पूर्व में सागर, पश्चिम में भोपाल एवं गुना। तो विदिशा की सीमा अशोकनगर, रायसेन, सागर, भोपाल एवं गुना से स्पर्श करती हैं। विदिशा से राष्ट्रीय राजमार्ग NH86 तथा NH86A विदिशा से होकर ही गुजरता है। यदि हम यहाँ की पॉलिटिकल जानकारी लें तो पूर्व विदेश मंत्री श्री सुषमा स्वराज जी का लोकसभा क्षेत्र भी विदिशा रहा है। वर्तमान श्री शिवराज सिंह चौहान जी का लोकसभा क्षेत्र भी विदिशा रह चुका है। यदि हम बोले तो कुछ शब्दों में बोल सकते हैं, राजनीति का गढ़ भी कह सकते हैं आप विदिशा को। यहाँ की विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं: विदिशा, सिरोंज, शमशाबाद, कुरवाई, बासोदा। आगे देखते हैं। विदिशा जिले का क्षेत्रफल 7,371 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की तहसीलों की बात करें तो कुल तहसीलों की संख्या 12 है, जिसमें ग्यारसपुर, बासोदा, नटेरन, कुरवाई, सिरोंज, लटेरी, शमशाबाद, त्योंदा, पठारी, गुलाबगंज। मुख्य तहसीलों में हम सिरोंज तहसील की चर्चा करते हैं तो यह 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सिरोंज को मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाया गया। इससे पूर्व यह राजस्थान में था। यदि हम ग्यारसपुर तहसील की बात करते हैं तो ग्यारसपुर तहसील माला देवी मंदिर उत्कृष्ट नक्काशी के लिए फेमस है। यहाँ पर मानसरोवर तालाब के प्राचीन अवशेष भी मिलते हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्यारसपुर में माला देवी मंदिर उत्कृष्ट नक्काशी के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम विदिशा के बारे में। वाल्मीकि रामायण में उदाहरण मिलता है जो कि यह दर्शाता है कि शत्रुघ्न का बेटा शत्रुघ्ति विदिशा का प्रतिनिधि हुआ करते थे। प्राचीन संस्कृत साहित्य में विदिशा का नाम वैदिश था। कुछ विद्वानों का मानना है कि विविध दिशाओं के मार्ग यहाँ से जाने के कारण इसे नगर को विदिशा नाम दिया गया। यदि हम इसके नामकरण की बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य में विदिशा को वैदिश कहा गया है। पाली भाषा में इसे वैश्यनगर या विश्वनगर कहा गया है। यदि मध्ययुगीन नाम देखें तो इसका वेलसा है। विदिशा का अगर पौराणिक नाम देखते हैं हम तो दोस्तों भद्रावती है। जब औरंगजेब आया, औरंगजेब ने अपने नाम पर विदिशा का नाम आलमगीरपुर रखा, जो कि सिर्फ कुछ दिनों तक ही रहा। यदि हम आगे महाबलिस्तान की बात करते हैं तो अलबरूनी ने विदिशा को महाबलिस्तान कहा। और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1952 में विदिशा का नाम भेलसा से विदिशा रखा, जबकि मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। उसके पूर्व 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भेलसा से विदिशा नाम परिवर्तित किया। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि विदिशा का औरंगजेब द्वारा क्या नाम रखा गया था, तो आलमगीरपुर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने। अभी हम सामान्य जानकारी दी जो कि आप सभी जानते हैं। दोस्तों, आप अंत तक पूरी वीडियो देखते रहिए। ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपको पता नहीं होंगे, उनसे हम चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं। विदिशा भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश प्रांत में एक स्थित प्रमुख शहर है। यहाँ मालवा के उपजाऊ पठारी क्षेत्र के उत्तर पूर्वी हिस्से में अवस्थित है तथा पश्चिम में मुख्य पठार से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, विदिशा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपको ये जानकारी होगी कि मालवा क्षेत्र काफी उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए विदिशा जिले में चने की पैदावार ज्यादा होती है और चने के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक व पुरातात्विक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। विदिशा भारतवर्ष के
प्रमुख प्राचीन नगरों में से एक है। हिंदू एवं जैन धर्म के समृद्ध केंद्र के रूप में जाना जाता है। माहिष्मती नगरी के ह्रास होने के बाद विदिशा को पूर्व मालवा की राजधानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, जब माहिष्मती नगरी का अंत हुआ था तो उसके बाद पूर्वी मालवा की राजधानी विदिशा बनी थी। विदिशा ऐतिहासिक एवं पुरातत्व दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे धनी क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं नगर से मील दूर उत्तर में जहां इस समय बैसनगर है, वह एक छोटा सा ग्राम है। वर्तमान विदिशा बैसनगर में ही बसा हुआ था। पहले बैसनगर को ही प्रॉपर विदिशा कहा जाता था, लेकिन अब शहर का विकास होता जा रहा है तो बैसनगर शहर से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्राचीन विदिशा बैसनगर में ही बसता है। यह नगर पहले 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ था, जो कालांतर में दक्षिण की ओर बढ़ता जा रहा है। इन प्राचीन नदियों में एक छोटी नदी का नाम है बैस नदी, जिसे विदिशा नदी भी कहा जाता है। दोस्तों, चित्र में ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन यह आपको बैसनगर का चित्र दिखाई दे रहा है। आगे चर्चा करते हैं। विदिशा जिले की भौगोलिक स्थिति बड़ी ही महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्र से कौशाम्बी होते हुए जो व्यापारिक मार्ग उज्जैनी जबकि आधुनिक उज्जैन की ओर जाता था, वह विदिशा से होकर गुजरता था। यह बैत्रवती नदी के तट पर बसा था, जिसकी आधुनिक बैतवा नदी के नाम से जाना जाता है। जिसकी आधुनिक पहचान क्या है? बैतवा नदी। तो विदिशा को किस नदी के नाम से जाना जाता है? बैतवा नदी के नाम से। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं कि चीनी यात्री फायान, जिन्होंने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया है। जलवायु की चर्चा अभी हमने की, जैसा कि फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया है और मालवा विदिशा मालवा के अंतर्गत आता है। ठीक है। कर्क रेखा के आसपास स्थित इस क्षेत्र में ना अधिक ठंड पड़ती है ना अधिक गर्मी होती है। बारिश भी साधारणतया 40 इंच होती है। एक किंवदंती के अनुसार बताया जाता है यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ सकता। आगे देखते हैं मित्रों। विदिशा के धनी व्यापारी शाह भैंसा नगर सेठ की पुत्री महादेवी अशोक का विवाह हुआ। नगर सेठ की पुत्री से अशोक का विवाह हुआ। विदिशा प्राचीन व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। यह नगर हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, विदिशा प्राचीन समय में हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था। विदिशा जिले से बात करते हैं प्रवाहित होने वाली नदियों की, तो बीना नदी, सिंध नदी, बैतवा नदी एवं बैस नदी, ये सभी नदियां विदिशा जिले से प्रवाहित होती हैं। विदिशा के समीप से ही विंध्य पर्वत श्रेणियों का सिलसिला पूर्व से पश्चिम की ओर गया है। यह श्रेणी ना तो अधिक ऊंची है ना ही अधिक लंबी है। बैस नदी के किनारे गरुड़ स्तंभ स्थित है, जिससे भागवत कथा प्रारंभ होने के साक्ष्य मिलते हैं। इस स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने कराया था, जिस कारण इसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसे गरुड़ स्तंभ, खंबा बाबा, खाम बाबा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विदिशा में जन्मे श्री कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरणा स्रोत थे। आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि विदिशा में स्थित है। यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी जी के नाम से कैलाश सत्यार्थी ऑडिटोरियम सभागार की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा जिले में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर भवन विदिशा जिले में स्थित है। आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों, त्रिवेणी और नौलखी नदी बहुत ही गहरी है, क्योंकि यह 2 नदियों का संगम है। इसके 50 फीट आगे का स्थान दान बाबा या भैरव बाबा घाट कहलाता है। इस स्थान से यक्ष व यक्षिणी की विशाल मूर्ति मिली है। दोस्तों, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यक्ष व यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो आप देख सकते हैं त्रिवेणी और नौलखी के मध्य से विदिशा। ठीक है दोस्तों, यक्षिणी वाली मूर्ति भारत में मिली अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति है। यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति मिली थी, अब तक की मिलने वाली सबसे बड़ी मूर्ति यक्षिणी की है।
इस मूर्ति की प्रकृतियां अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दरवाजे पर लगी हुई हैं। दोस्तों देख सकते हैं यक्ष व यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं वो रिजर्व बैंक के ऑफिस के दोनों दरवाजों पर लगाई गई हैं। तो आप देख रहे होंगे चित्र में यक्ष व यक्षिणी की मूर्ति रिजर्व बैंक के दोनों ओर लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं विजय मंदिर की। विजय मंदिर विदिशा में है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख सन 1024 में महमूद गजनी के साथ आए विद्वान अलवरू ने किया था। अपने समय में यह देश के विशालतम मंदिरों में से एक था। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने अपनी विदिशा विजय के उपरांत किया था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख नाम है वाचस्पति। तो मंदिर का निर्माण किसने किया था? वाचस्पति। निप्रति के सूर्यवंशी होने के कारण भिल्ल स्वामिन का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। इस भिल्ल स्वामी नाम से ही इस स्थान का नाम पहले भेलसानी और कालांतर में भेलसा पड़ा। तो दोस्तों विदिशा का नाम किसके नाम से रखा गया? भिल्ला स्वामी के नाम से, और इसे वर्तमान में भेलसा कहा जाता था और भेलसा का नाम राजेंद्र प्रसाद जी ने बदलकर विदिशा कर दिया। आगे हम चर्चा करते हैं, यह देख सकते हैं आप विजय मंदिर की फोटो। जैन तीर्थंकर शीतल धाम जी की स्थली रही है विदिशा। देश का पहला 108 फीट ऊंचा सम्मशरण मंदिर जो कि विदिशा जिले में स्थित है, इसमें सभी जैन तीर्थंकर विराजमान होंगे। आगे हम चर्चा करते हैं विदिशा जिले के अन्य तथ्यों की। तो सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली नदी पर स्थित है, जिसे सम्राट अशोक सागर परियोजना कहा जाता है। इसे सम्राट अशोक के नाम पर बनाया गया था। अन्य तथ्यों की बात करें तो चना उत्पादन में विदिशा जिले का महत्वपूर्ण स्थान है। उदयपुर का नीलकंठेश्वर मंदिर जो कि गंज वासुदा में है, यह परमार वंश कालीन है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परमार वंश कालीन मंदिर में गंज वासुदा का नीलकंठेश्वर मंदिर। यदि हम यहाँ उद्योगों की बात करते हैं तो वनस्पति घी उद्योग, मेटल बक्स उद्योग, प्लास्टिक पाइप उद्योग और जीआई कटीले तार उद्योग यहाँ पर प्रमुख हैं। यदि हम सबसे गर्म स्थान की बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रश्न आया हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। विदिशा जिले के अंतर्गत गंज वासुदा यह सबसे गर्म स्थल है। नेक्स्ट है यह फोटो दोस्तों उदयगिरी की है। उदयगिरी जो कि गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया था। उदयगिरी की गुफाएं यूनेस्को में भी शामिल है। यह बराह अवतार की लेटी हुई प्रतिमा काफी प्रसिद्ध है, जहां पर विष्णु भगवान बराह अवतार में लेटे हुए हैं। इस गुफा में इस उदयगिरी में गुफाओं की कुल संख्या 20 है, जिसमें से गुफा क्रमांक 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है तथा शेष गुफाएं वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। देखते हैं हम अभी हमने टॉप लेवल की इंफॉर्मेशंस ली। आई होप आपको सभी इंफॉर्मेशन पसंद आई होंगी। आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर कोई मिस्टेक्स है तो बताइए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।